चलिए, वेरी वार्म वेलकम एवरीवन. लेट्स स्टार्ट विद सेकंड पार्ट ऑफ करंट अफेयर्स, जनवरी पार्ट 2. चलिए, द फर्स्ट टॉपिक, थर्मल पावर प्लांट्स एंड सल्फर डाइऑक्साइड. अब इन दोनों का नाता बहुत पुराना है. थर्मल पावर प्लांट्स का और सल्फर एमिशंस का. तो 2015 में मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने एक नोटिफिकेशन निकाला और बोला कि यार यहाँ से सल्फर एमिशन हो रहे हैं, सल्फर डाइऑक्साइड के एमिशन हो रहे हैं और वो पोल्यूटेंट के तौर पे बड़े हार्मफुल हैं हमारे लिए. तो क्यों ना उसको हटा दिया जाए वहां से. जब किसी चिमनी में से ये फ्लू गैस बाहर आ रही है, फ्लू गैस है, यानी जो आपको ये धुआं दिख रहा है, इसको टेक्निकल टर्म्स में फ्लू गैस बोलते हैं. इस धुएं में कार्बन डाइऑक्साइड भी होने वाला है, मोनोक्साइड भी होने वाला है, कुछ नाइट्रोजन के कंपाउंड भी होने वाले हैं, कुछ सल्फर के कंपाउंड भी होने वाले हैं, पर्टिकुलरली सल्फर डाइऑक्साइड. उसको बोला गया इसको बाहर नहीं जाने देंगे, इसको पहले ही रोक लेते हैं. ठीक है जी. तो नोटिफिकेशन बोलती है कि आपने थर्मल पावर प्लांट्स में फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन, FGD, फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन करने के लिए कुछ ना कुछ आपने टेक्निक्स लगानी है, कुछ ना कुछ मेथड्स लगाने हैं, कुछ मशीन्स लगानी है, ताकि सल्फर डाइऑक्साइड बाहर ना जाए. आइडिया सही है. 2015 की नोटिफिकेशन थी. आज क्या चल रहा है? नहीं, साल कौन सा चल रहा है? 25. और अब फोर्थ एक्सटेंशन आ गई है इसकी. अब बोला गया 3 कैटेगरीज बना दी, कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी. अपने लिए इंपॉर्टेंट नहीं है. कैटेगरी ए वाले वो थर्मल प्लांट्स हैं जो दिल्ली NCR या फिर उन सिटीज के अराउंड हैं जिनकी पॉपुलेशन 1 मिलियन से ज्यादा है, पर्टिकुलरली 10 किलोमीटर के रेडियस में आ रहे हैं. कैटेगरी बी वो थर्मल पावर प्लांट्स हैं जो नॉन अटेनमेंट सिटीज के अराउंड आ रहे हैं, जो हमने 131 नॉन अटेनमेंट सिटीज की बात की थी, याद है? नेशनल एक्शन फॉर क्लाइमेट, हाँ उसमें. तीसरा आता है बाकी के जो आपके थर्मल पावर प्लांट्स आ रहे हैं. अपने को नहीं जानना, कोई पूछने वाला नहीं है. अलग अलग कैटेगरी बना दी. अब बोल दिया गया जो कैटेगरी ए वाले थर्मल पावर प्लांट्स है ना, उसको इस नोटिफिकेशन को फॉलो करना है, इंप्लीमेंट करना है 2027 में, 31 अक्टूबर 2027. कैटेगरी बी को 31 दिसंबर 2028. कैटेगरी सी को 31 दिसंबर 2029. सारे शुरू कब हुआ था? 2015 में. आज क्या चल रहा है? 25 चल रहा है. अगर 2024 का आंकड़ा देखो अगस्त का, तो कुछ 34 के आसपास थर्मल पावर प्लांट्स हैं हमारे यहाँ पे जिन्होंने FGD को इंस्टॉल किया, बाकी नहीं कर पाए. टू बी वेरी प्रिसाइज 39 है. 39 टोटल 537 है. 537 में से सिर्फ 39 थर्मल पावर प्लांट्स हैं जिन्होंने अगस्त 2024 के मुताबिक FGD को इंस्टॉल किया, बाकी नहीं कर पाए. बाकी तब से एक्सटेंशन ही मांगते आ रहे, एक्सटेंशन मांगते आ रहे, एक्सटेंशन मांगते. अब जब हम अपना मेंस का आंसर लिखने बैठते हैं, हम बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव लैप्सेस की बात करते हैं या लैक्सिटी की बात करते हैं. क्या इसका एग्जांपल लिख सकते हैं? तब हम, हमारी गलती है ना ये. फिर हम एक और बात लिख देते हैं कि यार जो नई टेक्नोलॉजी आप लेके आना चाह रहे हो ना, उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है. इसका एग्जांपल दे दो. अगर आप किसी यूनिट में फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन की कोई मशीन इंस्टॉल करना चाह रहे हो, तो उसको इंस्टॉल करने में खर्चा आता है 1.2 करोड़ पर मेगावाट. 1.2 करोड़ पर मेगावाट. तो अगर आप ग्रीन टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने की बात भी कर रहे हो तो महंगी भी है यार को. 2 एग्जांपल आपके यहां से पूरे हो रहे हैं अच्छे से. सही है जी, पक्का, डन. अब आपके लिए क्वेश्चन पूछ लेता हूं एक में. सल्फर डाइऑक्साइड क्या ग्रीन हाउस गैस है? है? पक्की बात है? गलत. दोबारा पूछ रहा हूं, सल्फर डाइऑक्साइड क्या ग्रीन हाउस गैस है?
कार्बन डाइऑक्साइड क्या ग्रीन हाउस गैस है? वो नहीं है। ग्रीन हाउस गैस क्या होती है? जो लॉन्ग वेव रेडिएशन को कैप्चर करती है, अर्थ के एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर बढ़ाती है, वो ग्रीन हाउस गैस है। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या ग्रीन हाउस गैस है? नहीं है। CO2 है, CO नहीं है। वैसे ही वाटर वेपर है, क्योंकि वो आउटगोइंग रेडिएशन को अब्सॉर्ब कर रहा है। SO2 नहीं है। SO2 सल्फर डाइऑक्साइड की जो मैं बात कर रहा हूं, ये पॉल्यूटेंट है, पॉल्यूशन के पर्सपेक्टिव से हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ग्रीन हाउस गैस नहीं है, याद रखना। इसका कोई काम नहीं है आउटगोइंग रेडिएशन को कैप्चर करना, एब्जॉर्ब करना, कुछ नहीं करता है। एंड इन फैक्ट मान लीजिए, मानना भी क्या है, डेटा है, नियरली 60% जो सल्फर के एमिशंस हैं, नियरली 60% एमिशंस वो वॉल्केनिक एक्टिविटी से होते हैं। अब कुछ कुछ केसेस में ऐसा हुआ है, पहले भी नोट करने को इसको मौका मिला है, कि कहीं पे लेट्स से वॉल्केनो फटा बहुत भयंकर लेवल पे, उसने बहुत सारी ऐश को बाहर रिलीज किया, उस ऐश में कुछ सल्फर के पार्टिकल्स भी थे, उन्होंने उस रीजन को थोड़े टाइम के लिए कवर कर लिया। अब क्या हो रहा है, इनकमिंग जो सोलर रेडिएशन है ना, वो नहीं आ पा रही, और उस रीजन में वो कूलिंग इफेक्ट क्रिएट कर रही है। तो एक स्टेटमेंट आपके लिए प्रीलिम्स में ये भी बन सकती है कि अगर वॉल्केनो इरप्शन हो रहा है तो उस रीजन में क्या वो कूलिंग इफेक्ट क्रिएट कर सकता है? कर सकता है। एरोसोल्स, सही बात है जी, सही बात। तो इसको कंफ्यूज नहीं करना बिल्कुल भी, पॉल्यूटेंट है ये, ग्रीन हाउस गैस नहीं है। डन। अब जब मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन का, इसको हमने क्लास में भी कवर किया है, तो आपकी रिवीजन हो जाएगी, मेरी भी रिवीजन हो जाएगी, हो जाएगी। चलो फिर बताओ क्या होता है फिर। हाँ जी, नाम क्या है? फ्लू गैस। कि फ्लू गैस जो बाहर आ रही है उसको डीसल्फराइज करना है हमने, फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन। अब मेजरली इसकी बात करें तो तीन टाइप के होते हैं। पहला होता है ड्राई स्क्रबिंग, दूसरा वेट स्क्रबिंग, तीसरा सी वाटर को यूज कर लो। मेजरली जो यूज किया जाता है वेट स्क्रबिंग को यूज किया जाता है। करते क्या है, अगेन ड्राई स्क्रबिंग और वेट की बात करें तो इसमें एक बेस मटेरियल यूज करते हैं जिसका नाम है लाइमस्टोन। लाइमस्टोन को ड्राई के केस में स्प्रिंकल्ड फॉर्म में वहां पे स्प्रे करने वाले हैं, और वो SO2 के साथ रिएक्ट करेगा, राइट। उसके बाद उसको प्रेसिपिटेटर्स की फॉर्म में निकाल लेंगे, वहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स को यूज करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। ये सब बातें हमने अपनी क्लासेस में कर रखी हैं, की हैं। आपने क्या किया, SO2 बाहर आ रहा था, राइट, उसके ऊपर कुछ ड्राई पार्टिकल्स थे, किसके? लाइमस्टोन के, उसको स्प्रिंकल कर दिया, वो उसके साथ कोई ना कोई केमिकल बॉन्ड बना लेंगे, उसके साथ बॉन्डिंग होगी। अब वो बॉन्डिंग हो चुकी है, उसको आप सेपरेट कर सकते हो बाकी गैस से यूजिंग चार्ज पार्टिकल्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स। सेकेंड केस वेट स्क्रबिंग का, यहां पे आप अगेन लाइमस्टोन को यूज करने वाले हो, लेकिन इस बार स्लरी फॉर्म में यूज करने वाले हो, गीले फॉर्म में। स्प्रे किया इसके ऊपर, गैस आ रही थी उसके ऊपर स्प्रे करना शुरू किया, और लाइमस्टोन क्या करेगा, CaCO3 क्या करने वाला है, अगेन SO2 के साथ बॉन्ड बनाने वाला है, जिप्सम बना लेगा, रिजल्टेंट बनने वाला है यहां से जिप्सम। क्या इसको कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में यूज कर सकते हैं? जिप्सम बिल्कुल कर सकते हैं, राइट। उसके बाद एक ये भी है, सी वाटर को यूज करते हैं। अब थोड़ा सा महंगा पड़ जाता है, क्योंकि पहले सी वाटर को यूज करते हैं, फिर वो कुछ सल्फेट आयंस वगैरह बनाता है, फिर बाद में सल्फेट आयंस को ट्रीट करना पड़ता है, वापस सी वाटर को रिलीज करना पड़ता है। तो मेजरली इसको यूज करते हैं, लेकिन आपको प्रीलिम्स में अगर स्टेटमेंट आए तो ये तीनों टिक होने चाहिए। डन है जी।
पक्का? तो मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी सही हो गया और प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सही हो गया। चलिए नेक्स्ट। IPBS releases transformative change report. ये इसका शॉर्ट फॉर्म है, इतना याद कर लेना। अब इसका रिपोर्ट का दूसरा नाम ये भी है, याद करने की जरूरत नहीं इतना बड़ा, इतना याद कर लेना भाई कि ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज रिपोर्ट कौन रिलीज करता है? IPBES। IPBES का नाम सुना है इससे पहले? इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज। इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज 2012 में इसको बनाया गया था। हेडक्वार्टर्स है इसके बॉन, जर्मनी में। हेडक्वार्टर्स हैं इसके बॉन, जर्मनी में। 2012 में इसको बनाया गया था। और जो प्रोमिनेंट ऑर्गेनाइजेशंस इसकी फॉर्मेशन में इन्वॉल्व थी उनमें से एक थी UNEP, इसका नाम सुना है? UNDP, इसका नाम सुना है? प्लस FAO। ये इसकी फॉर्मेशन में इन्वॉल्व थी। आज के टाइम पे जो इसको स्टाफ की जरूरत है या कोई एडमिनिस्ट्रेशन का काम है इनका, वो कौन हैंडल करता है? UNEP। यानी कि UNEP इनको सेक्रेटेरिएट सर्विसेज प्रोवाइड करती है। जो भी काम है, रिसर्च का काम है, उसके लिए स्टाफ एलोकेट करना, सेक्रेटेरिएट। पंजाब गवर्नमेंट का सेक्रेटेरिएट क्या करता है? सरकारी काम के साथ डील करता है। तो इनके भी जो काम है कोई डील कर रहा है उसके साथ, वो कौन करने वाला है? UNEP। याद रखना भाई, ये UN की कोई बॉडी नहीं है, UN की कोई बॉडी नहीं है, ये अपने आप में इंडिपेंडेंट बॉडी है। इंटर गवर्नमेंटल मतलब गवर्नमेंट के आपस की बात है। इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज। क्लियर है? और इन्होंने रिपोर्ट जारी की है, ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज रिपोर्ट। अब इसकी रिपोर्ट की कुछ फाइंडिंग्स हैं या कुछ सजेशंस हैं जिनको हम अपने वे फॉरवर्ड में यूज कर लेंगे जब हम बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन की बात करने वाले हैं। क्वेश्चन आता है मान लो मेंस में रिलेटेड टू बायोडाइवर्सिटी लॉस, बायोडाइवर्सिटी लॉस इवन एट ग्लोबल लेवल और एट रीजनल लेवल या इंडिया लेवल। तो उसमें कुछ ना कुछ वे फॉरवर्ड लिखोगे एंड में, तो लिख देना भाई हमने एक रिपोर्ट पढ़ी थी, ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज रिपोर्ट। एज पर ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज रिपोर्ट दिस फॉलोइंग स्टेप्स व्हिच आर नीडेड टू बी टेकन। तो वो है ये वाले। पहला पॉइंट बनाना, कंजर्व, रिस्टोर एंड रीजनरेट प्लेसेस ऑफ वैल्यू। तो 5 स्ट्रेटेजीज की बात की है इस रिपोर्ट ने फॉर ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज ऑफ ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी इन टर्म्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। वहां पे बात कर रहे हैं पहला, कंजर्व, रिस्टोर एंड रीजनरेट प्लेसेस ऑफ वैल्यू। सब पॉइंट बनेगा, इसमें आपने आगे लिखना है कुछ। ये आपके 5 सब पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट है कंजर्व, रिस्टोर एंड रीजनरेट प्लेसेस ऑफ वैल्यू। कोई भी लेट्स से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नेशनल पार्क है, अगर वो डिग्रेड हो रहा है उसको रिस्टोर करना है हमें। उसमें हम पीपल पार्टिसिपेशन की बात कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे क्या हम यहाँ पे जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट की बात कर सकते हैं? जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट की बात कर सकते हैं, कर सकते हैं भाई। आइडिया क्या है जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट का? कि यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफिसर्स भी इन्वॉल्व हैं इन कंजर्वेशन ऑफ दैट प्लेस एंड एट द सेम टाइम लोकल पॉपुलेशन को भी इन्वॉल्व किया जा रहा है, स्टेक होल्डर बनाया जा रहा है उन्हें, राइट? कंजर्व, रिस्टोर एंड रीजनरेट प्लेसेस ऑफ वैल्यू। उसके साथ साथ नेक्स्ट, ड्राइव सिस्टमैटिक चेंज इन सेक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर नेचर्स डिक्लाइन। एग्जाम्पल, एग्रीकल्चर, एनर्जी सेक्टर,
एग्रीकल्चर के केस में एग्जांपल लिखो यार कि आप कोई भी लेट्स से इन्वेजिव स्पीशीज है उसके साथ डील नहीं करोगे, नेटिव स्पीशीज को ही प्रमोट करना है आपने। अगर प्लांटेशन कर रहे हो तो नेटिव स्पीशीज की प्लांटेशन करनी है हमने। फिर साथ साथ लिखना एग्रो फॉरेस्ट्री का पॉइंट। मतलब एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट, राइट। फिर एनर्जी के केस में आप ग्रीन एनर्जी की बात करने वाले हो, रिन्यूएबल एनर्जी की बात करने वाले हो। एक बहुत अच्छा एग्जांपल मैंने आपको करवाया था जब हम पेस्ट फिल टेक्नोलॉजी की बात कर रहे थे, तो मैंने बोला था कि अगर इसको आप यूज करना शुरू कर दोगे तो आपको जो हंड्रेड्स ऑफ हेक्टेयर्स क्लियर करने पड़ते हैं फॉर कोल माइनिंग वो नहीं करने पड़ेंगे, तो उससे एसोसिएटेड जो बायोडाइवर्सिटी लॉस है वो भी कम हो जाएगा। क्लियर। फिर ट्रांसफॉर्म इकोनॉमिक सिस्टम फॉर नेचर एंड इक्विटी। इक्विटी मतलब सबकी बराबरी बेसिकली। यहां पे आप ग्रीन फाइनेंस की बात कर सकते हो। और एक और कल हमने चेंज की थी, ग्रीन जीडीपी की बात की थी। किस स्टेट के पर्सपेक्टिव में की थी? छत्तीसगढ़। ग्रीन बॉन्ड सारा ग्रीन फाइनेंस में आने वाला है। सही है। फिर ट्रांसफॉर्म गवर्नेंस सिस्टम टू बी इंक्लूसिव एंड अकाउंटेबल। अब यहां पे आप एक एग्जांपल लेके आ सकते हो, गैलापैगस मरीन रिजर्व का। गैलापैगस थोड़ा बड़ा करके लिख देता हूं, इसका नाम सुना है? एनी आइडिया ये आइलैंड कहां पे है? इंडियन ओशन में, चाबहार के पास। कैगोस नहीं, नहीं। गैलापैगस की बात करते हैं तो इक्वाडोर के पास है। इक्वाडोर कहां पे? अब म्यांमार के पास नहीं, साउथ अमेरिका। अब आपका होमवर्क अभी पकड़ो। होमवर्क है आज साउथ अमेरिका के सारे कंट्रीज याद करने हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, वेस्ट टू ईस्ट। इक्वाडोर साउथ अमेरिका कंट्री है, उसके बिल्कुल बगल में एक छोटा सा आइलैंड है, गैलापागोस आइलैंड। हिस्टोरिकली बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस आइलैंड को विजिट करने के बाद डार्विन साहब को ख्याल आया कि ओहो हम थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन पे बात कर सकते हैं। उन्होंने बात की फिर थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन की इस आइलैंड को विजिट करने के बाद। यहां पे गैलापागोस मरीन रिजर्व है जिसको बहुत ही इफेक्टिवली मैनेज किया जाता है। वहां पे लोकल पार्टिसिपेशन भी है, साइंटिफिक कम्युनिटी भी आती है मैनेज करने के लिए, एनजीओस भी हैं एंड गवर्नमेंट भी है, सब स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व है यहाँ पे। तो ट्रांसफॉर्म गवर्नेंस सिस्टम टू बी इंक्लूसिव एंड अकाउंटेबल, एग्जांपल जैसे कि गैलापागोस मरीन रिजर्व में किया जाता है। डन है जी। नेक्स्ट, शिफ्ट व्यूज टू रिकॉग्नाइज ह्यूमन नेचर इंटरकनेक्टेडनेस। अगेन बिहेवियरल पॉइंट है ये कि ह्यूमन, और जब हम वाइल्ड लाइफ की बात करते हैं तो कन्फ्लिक्ट की बात करते हैं कि टाइगर किसी के खेत में घुस गया, हाथियों ने वो खेत खा लिया, तो लोग उनको भगाने की बात करते हैं। लेकिन हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि आपने बिहेवियरल शिफ्ट करना है कि हम और नेचर अलग नहीं है, वी आर वन और द सेम थिंग। तो यहाँ पे आप इंटरकनेक्टेडनेस की बात करोगे, ह्यूमन नेचर कोहैबिटेशन की बात करोगे, ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कोहैबिटेशन की बात करोगे। एग्जांपल की बात करना फिर मालधारी कम्युनिटी। हाँ जी, मालधारी कम्युनिटी कहां पे? गुजरात। दे आर कोहैबिटेटिंग विद एशियाटिक लायंस और उनके कंजर्वेशन में हेल्प कर रहे हैं। सिमिलरली सोलिगास ट्राइब, क्या ये भी हमने कवर किया? सोलिगास ट्राइब कहां पे है? राजपुरा।
नहीं नहीं, आप वहां पहुंच के मैं यहाँ जा सकता हूँ। राजपुरा से कर्नाटका जाना इजी है, सहारा से कर्नाटका ना मुश्किल है। कर्नाटका, ठीक है। बिलगी रंगन टाइगर रिजर्व, बिलगी रंगना स्वामी टाइगर रिजर्व में ये लोग रह रहे हैं वहां पे, और टाइगर कंजर्वेशन में इफेक्टिवली हेल्प कर रहे हैं। क्लियर है? डन। ये चल जाएगा। अब ये आपका वे फॉरवर्ड बन जाएगा जी। बिल्कुल, और इसको ऐसे ही वे फॉरवर्ड लिखना है कि फलानी रिपोर्ट में हमने पढ़ा था। एग्जामिनर को बताना है कि भाई मैं पढ़ा लिखा इंसान हूं, मेरे को नंबर दो एक्स्ट्रा। चले आगे। नेक्स्ट, ग्लोबल वाटर 2024 रिपोर्ट, ये रिलीज की है ग्लोबल वाटर कंसोर्टियम ने। बहुत अपने आप में इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है इसके बारे में, इसलिए उसके बारे में नहीं जानेंगे हम। ग्लोबल वाटर कंसोर्टियम, वाटर साइकिल की बात की गई है। कोई मुझे बताएगा वाटर साइकिल क्या होता है? सही बात है यार। वाटर को अगर आप बात करो, स्टडी करने की बात करते हैं, साइक्लिक प्रोसेस की बात करते हैं, जिसमें इवेपोरेशन एक प्रोसेस आ रहा है, फिर कंडेंसेशन एक फॉर्म बन रहा है। इवेपोरेशन मतलब लिक्विड से गैस फॉर्म में, गैस से फिर लिक्विड फॉर्म में जब कन्वर्ट हो रहा है, दैट इज कंडेंसेशन। वही ड्रॉपलेट्स जब भारी हो जा रही हैं, देन दे आर फॉलिंग बैक ऑन अर्थ, प्रेसिपिटेशन। ये साइकिल है एक। मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या जब क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या इस साइकिल में कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस आ रही होगी? बिल्कुल आ रही होगी। जनरल सा पॉइंट है। तो आप लोग जब अपना मेंस का आंसर लिखोगे तो इस बात को लिखोगे यार कि क्लाइमेट चेंज की वजह से ये सब चीजें हो रही हैं, तो क्यों ना इस रिपोर्ट का हवाला दे दें फिर हम। तो जब हम क्लाइमेट चेंज के पर्सपेक्टिव से लेट्स से कोई भी वाटर रिलेटेड इवेंट को कवर कर रहे होंगे, हम लेट्स से प्रेसिपिटेशन को कवर कर रहे हैं या इवेपोरेशन को कवर कर रहे हैं, तो इस रिपोर्ट का हवाला दे देते हैं। तो ये रिपोर्ट बताती है कि बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज जो ये साइकिल है पूरा, ये इंटेंसिफाई हो गया है बाई 7% बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज। यानी कि इवेपोरेशन फटाफट फटाफट हो रही है, और जब प्रेसिपिटेशन हो रही है वो भी फटाफट फटाफट हो रही है। जब इवेपोरेशन फटाफट होना शुरू हो जाएगी तो उससे क्या होगा? क्या उस एरिया में ड्रॉट वाली सिचुएशन बन सकती है? बन सकती है यार। जब बरसात फटाफट हो रही है तो क्या वहां पे फ्लड टाइप सिचुएशन बन सकती है? बिल्कुल बन सकती है। क्लियर है जी? और अगेन जब हम बात करते हैं, एवरी 1 डिग्री राइज इन टेम्परेचर लीड्स टू मोर देन 7% ऑफ कैपेसिटी डेवलपमेंट इन टर्म्स ऑफ एयर। मतलब क्या है कि एयर अब वेपर फॉर्म में ज्यादा मॉइस्चर स्टोर करके रख सकती है बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन टेम्परेचर। अगर 1 डिग्री से टेम्परेचर बढ़ेगा तो एयर क्या करेगी? अपने पास ज्यादा अमाउंट में मॉइस्चर स्टोर करके रख सकती है वेपर फॉर्म में, और वही कहीं ना कहीं बरसने वाला है एक्सट्रीम वेदर इवेंट की फॉर्म में। जी? तो सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए पॉइंट यही है कि नियरली 7% के आसपास जो है, जो ये पूरा साइकिल है, ये इंटेंसिफाई होना शुरू हो चुका है बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज। उससे क्या हो रहा है? एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स बढ़ते जा रहे हैं, ड्रॉट्स भी बढ़ते जाएंगे, जहां पे अगर रेनफॉल होना शुरू होगी फ्लड रिलेटेड इवेंट्स भी बढ़ने वाले। क्लियर? चलें आगे। नेक्स्ट, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम्स ग्लोबल प्लास्टिक एक्शन पार्टनरशिप। ये स्टैंड अलोन भी अगर बात करूं तो ये इंपॉर्टेंट है। ग्लोबल प्लास्टिक एक्शन पार्टनरशिप प्रीलिम्स में डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि भाई ये जो पार्टनरशिप है किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ लिंक्ड है, किसने इसको लॉन्च किया था, कौन इसको मैनेज कर रही है। ग्लोबल प्लास्टिक एक्शन पार्टनरशिप किसने लॉन्च किया? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने 2018 में लॉन्च किया था। इंडिया में से एक स्टेट है महाराष्ट्र, है पक्की बात है, सहारा में नहीं है, इंडिया में है महाराष्ट्र, वो इसका मेंबर है। हाँ,
साहेल रीजन का, साहेल रीजन का, हाँ हाँ, डेजर्टिफिकेशन, डेजर्टिफिकेशन, डेजर्ट कहाँ पे है? सहारा में। वो जब नीचे फैलना शुरू हो रहा है साहेल रीजन में, तो साहेल रीजन इज गेटिंग डेजर्टिफाइड। उसकी वजह से उन रीजन्स में फूड सिक्योरिटी के चैलेंजेस आ रहे हैं। और एक बात पहले से ही अब उनकी किस्मत खराब है कि वहां पे जो गवर्नमेंट की कैपेसिटी है, या अपने आप में गवर्नमेंट की बात करें तो बड़ी वीक है वहां। तो एक तो उनको नेचर की मार पड़ रही है, दूसरा वो लोग मैनेज नहीं कर पा रहे उस चीज को। तो इसलिए आप देखोगे साहेल रीजन के अराउंड जो कंट्रीज हैं वो मोर और लेस सिविल वॉर के फेज में आ चुके हैं। ठीक है जी, अब इस पे रखते हैं अभी ध्यान। ग्लोबल प्लास्टिक एक्शन पार्टनरशिप, ठीक है, किसने लॉन्च की थी? WEF ने, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने, 2018 में। क्या इंडिया में से किसी किसकी पार्टनरशिप है भाई, महाराष्ट्र स्टेट की पार्टनरशिप है। क्लियर है जी, इतना जानना है बहुत। अब इसके कोई डेटा भी थे, वो जानबूझ के नहीं लिखवा रहा है, क्योंकि मुझे लगता है कि UNEP ज्यादा क्रेडिबल है कि प्लास्टिक पोल्यूशन की क्या वैल्यू चल रही है, कितना है, हम उसी को फॉलो करेंगे, इसको नहीं फॉलो करेंगे। ठीक है जी, डन, चलते हैं आगे। वर्ल्ड्स फर्स्ट क्रायो बॉर्न बेबी कोरल्स, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। वर्ल्ड्स फर्स्ट क्रायो बॉर्न बेबी कोरल्स की बात करने वाले हैं हम यहाँ पे। कहां पे? ग्रेट बैरियर रीफ। ग्रेट बैरियर रीफ ये कहां पे है? ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के ईस्टर्न पार्ट पे ग्रेट बैरियर रीफ। वहां पे क्रायोबॉर्न बेबी कोरल्स को इंस्टॉल किया गया। मैं पूरा बात समझाऊंगा कि क्रायोबॉर्न क्या है, बेबी कोरल्स क्या है, सब बताऊंगा। इंफॉर्मेशन समझो भी के लिए कि उनको वहां पे इंस्टॉल किया गया, अब वो वहां पे ग्रो करना शुरू कर रहे हैं, यानी कि आर्टिफिशियली वहां पे कुछ ना कुछ किया है। इतना याद रखना, कहां पे किया? ग्रेट बैरियर रीफ, ऑस्ट्रेलिया। तो अब इस टॉपिक को समझते हैं। इस टॉपिक को समझते समझते 2-4 बातें एक्स्ट्रा सीख लेंगे। चलिए, अब हमने क्लासेस में अपने कोरल्स के बारे में पढ़ाई की है की है ना। कोरल्स क्या होते हैं? पक्की बात है, एनिमल होते हैं भाई। तो पहला इंफॉर्मेशन, कोरल क्या है? एनिमल है, कोई प्लांट नहीं, कुछ नहीं है, कोरल एनिमल है। ठीक है, और इंडिया के केस में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 में उसको लिस्ट किया गया। तो कभी स्कूबा डाइविंग करने का मौका मिले भी, देखने जाओ भी, तो उनको छेड़ना नहीं है, नहीं तो जेल हो जाएगी। ठीक है जी, कोरल्स की बात करते हैं। और इनके साथ साथ एक एल्गी इन्वॉल्व होती है, क्या नाम है उसका? जूजेंथली, यही नाम है उसका, जूजेंथली एल्गी। क्या ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहती है? हाउ डू यू डिस्क्राइब सिम्बायोटिक रिलेशनशिप? दोनों को फायदा हो रहा है। लाइब्रेरी में दो बच्चे बैठे हैं, दो बच्चे बैठे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ नोट्स एक्सचेंज कर रहे हैं, यही होता है पक्का? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप यही होता है, यही पूछ रहा हूं। ठीक है, तो यहां पे कोरल्स क्या कर रहे हैं? कोरल्स उनको रहने के लिए जगह दे रहे हैं। ठीक है, किसको? जूजेंथली को। और जूजेंथली क्या कर रही है? कोरल्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रही है, क्योंकि ये क्या है? ये एल्गी है, ये अपना खाना खुद बना सकती है। कोरल्स क्या है? हेट्रोट्रॉप्स हैं, एनिमल्स हैं, ये नहीं बना सकते, इनको कैप्चर करना पड़ता है। तो दो मोड ऑफ कैप्चर है इनके,
या दो मोड ऑफ न्यूट्रिशन इनटेक है। पहला तो है कि अपने टेंटिकल्स के थ्रू ये न्यूट्रिएंट्स को कैप्चर करते हैं। एनिमल है भाई, बिहेवियर यही होने वाला है एनिमल का। और दूसरा, इनको न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड कर रही है? जूजेंथली एल्गी, क्योंकि एल्गी है, ऑटोट्रॉफ है, खुद से खाना बना सकती है और इनको दे सकती है। और जो वाइब्रेंट इकोसिस्टम जो हमें देखने को मिलता है वो किसकी वजह से देखने को मिलता है? किसकी वजह से? वाइब्रेंट इकोसिस्टम देखने को मिल रहा है। कोरल रीफ की अगर बात करें, वो टेरिटरी मेरे को बहुत अच्छी दिखती है, बड़ी कलरफुल दिखती है जूजेंथली एल्गी के कारण। कोरल्स का अपना कलर नहीं है, कुछ इस कलर के होते हैं, वो पेल कलर, वाइट कलर। तो जो एल्गी है वो कलर भी प्रोवाइड कर रही है, और उसी कलर की वजह से वाइब्रेंट इकोसिस्टम है। अगर हमें अच्छा लग रहा है तो बहुत सारी मरीन स्पीशीज को भी तो अच्छा लग रहा होगा, वो भी अट्रैक्ट होती है वहां पे। तो इसलिए ये जो पूरा रीजन होता है, इसकी जो अगर मैं बताऊं कि न्यूट्रिशन या न्यूट्रिशन रिलेटेड एफिशिएंसी है, रिसाइकलिंग की बात करें, प्रोडक्टिविटी की बात करें, सब बहुत हाई होती है। सो मच सो कि इसको आप ट्रॉपिकल इकोसिस्टम से भी ज्यादा मान सकते हो। और यही क्वेश्चन आता है, फिर कारण बता दिया मैंने। ठीक है जी। अब हम पढ़ते हैं कोरल ब्लीचिंग के बारे में भी। कोरल ब्लीचिंग वो कब होता है? जूजेंथली छोड़ के चली जाती है। पूरा सेंटेंस बोला करो, ठीक है। तो होता क्या है भाई, जब टेम्परेचर बढ़ना शुरू होता है तो जूजेंथली एल्गी कुछ टॉक्सिन्स रिलीज करना शुरू कर देती है, और फिर वो कोरल्स की हेल्थ के लिए बड़ा दिक्कत वाली बात हो जाती है, तो फिर वो उनको एक्सपेल करना शुरू कर देते हैं। तो जो वाइब्रेंट इकोसिस्टम अब दिख रहा, पहले दिख रहा था मेरे को, अब वाइब्रेंट नहीं दिखता, अब वो वैसा ही ब्लैक एंड व्हाइट, ब्लैक एंड व्हाइट तो नहीं, व्हाइट फॉर्म में आ जाएगा। तो ऐसा लगता है कि ब्लीच हो चुका है, जैसे कपड़े के ऊपर ब्लीचिंग हो जाएगी तो उसका रंग उड़ जाएगा, तो कोरल ब्लीचिंग। और क्या हमने अपने इसको प्रीवियस क्लासेस में कवर किया है, फोर्थ मास ग्लोबल ब्लीचिंग इवेंट को? किया है, बिल्कुल किया यार। तो उसको एड्रेस भी तो करना है। उसको एड्रेस करने के लिए सोचा गया कि हम क्रायो प्रिजर्वेशन की बात करेंगे। हम क्रायो प्रिजर्वेशन की यहाँ पे क्या करने वाले हैं, अब सिंस हम मान चुके हैं इस बात को कि कोरल्स जो हैं वो एनिमल्स, यानी कि वो एग्स भी रिलीज करते हैं, स्पर्म्स भी रिलीज करते हैं भाई, तभी रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, एनिमल है वो। तो उनको क्या स्टोर किया जा सकता है? उनके स्पर्म्स को स्टोर किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है, और किया भी क्या? क्रायोप्रिजर्वेशन। यहां पे लिक्विड नाइट्रोजन में एट एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर, पानी को हटा देते हैं, वो पानी फ्रीज हो जाएगा, दिक्कत कर देगा, पानी को हटा देते हैं, एक्सट्रीम लो टेम्परेचर माइनस की बात कर रहे हैं, ठीक है, जानने की जरूरत नहीं है। लिक्विड नाइट्रोजन में उनको स्टोर करके रख लेते हैं, और मेटाबॉलिक प्रोसेस बहुत स्लो हो जाता है उस लेवल पे जाके, तो इसलिए वो प्रिजर्व करके रख सकते हैं हम। तो यहां पे क्या किया गया, कोरल्स के स्पर्म्स को प्रिजर्व कर लिया यूजिंग क्रायोप्रिजर्वेशन, राइट। अब दूसरा बात करते हैं कोरल स्पॉनिंग की। कोरल स्पॉनिंग मतलब ये वो इवेंट है जब कोरल्स क्या करते हैं, कोरल्स एग्स एंड स्पर्म्स को रिलीज करते हैं, पर्टिकुलरली इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। कोरल्स क्या करते हैं, एग्स को और स्पर्म्स को रिलीज करते हैं इन वाटर अराउंड द मंथ ऑफ अक्टूबर, कोरल स्पॉनिंग। इससे क्वेश्चन आ सकता है, क्लियर है जी। तो ये भी अपने आप में कुदरत का एक करिश्मा है जी, क्योंकि आप देखोगे तो जब फुल मून नाइट आती है तब ये रिलीज करते हैं, उसके साथ लिंक करके करते हैं, राइट। तो जब एग्स को रिलीज किया गया तो रिसर्चर्स ने एग्स को यहां से कैप्चर करना शुरू कर दिया, स्पर्म्स उनके पास पहले से थे, क्रायो प्रिजर्व थे वो। अब यहां से स्पर्म को उठाया और यहां से एग्स को उठाया और फर्टिलाइजेशन करना शुरू कर दी, एम्ब्रियोस बनाना शुरू किया। उन एम्ब्रियोस को जाके उन्होंने बाद में प्लांट कर दिया कोरल रीफ में, जहां पे उनकी पहले कॉलोनी थी। अब वो वहां पे सेटल हो गए हैं और ग्रो करना शुरू कर रहे हैं, राइट। तो इसलिए इंपॉर्टेंट जो हमारी लर्निंग बनती है वो बनती है कोरल स्पॉनिंग की, इस बार के प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट, क्लियर है जी। अब जब ये टेक्नोलॉजी सक्सेसफुल होना शुरू हो गई तो क्या होगा, क्या हम सिलेक्टिव ब्रीडिंग करवा सकते हैं?
सिलेक्टिव ब्रीडिंग मतलब कुछ कोरल्स तो ऐसे होंगे यार जो लेट्स से हीट टॉलरेंट होंगे, जिनको टेम्परेचर का उतना फर्क नहीं पड़ता, तो उनके स्पर्म्स को यूज कर सकते हैं, सिलेक्टिव ब्रीडिंग करवा सकते हैं, उससे जो आने वाले कोरल्स होंगे वो भी जो होंगे वो हीट टॉलरेंट होने वाले। तो हम जो अपनी कोरल ब्लीचिंग वाला इशू था उसको भी थोड़ा एड्रेस कर सकते हैं। क्लियर है जी? डन। और अब मैं आपसे पूछता हूं कोरल डिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस ग्लोब एज वेल एज इंडिया, बताइए जरा मेजॉरिटी ऑफ कोरल्स जो हैं कहां पे होते हैं? ट्रॉपिकल रीजन्स में लगभग 25 डिग्री नॉर्थ एंड 25 डिग्री साउथ, या 30 डिग्री नॉर्थ या 30 डिग्री साउथ। और मेजरली जो कंट्रीज हैं जहां पे हैं ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस, फिजी, पैपुआ न्यू गिनिया, मालदीव्स, ये कंट्रीज हैं जहां पे आप देखोगे मोर देन 50% ऑफ ग्लोबल कोरल्स यहां पे पाए जाते हैं। ट्रॉपिकल वाटर्स, बहुत ज्यादा शैलो वाटर नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा डीप भी नहीं होना चाहिए, तो लगभग 50 मीटर के आसपास की लेंथ मान लेते हैं या हाइट डेप्थ मान लेते हैं, वहां पे कोरल इकोसिस्टम फ्लरिश करता है। अब आपसे एक और क्वेश्चन पूछता हूं, क्या सब कोरल्स रीफ बनाते हैं? रीफ मतलब कॉलोनी बना रहे हैं अपने अराउंड, एक कुछ ना कुछ हार्ड स्केलेटन बना रहे हैं। क्या सब कोरल्स बना पाते हैं? नहीं बना पाते। क्यों नहीं बना पाते? वेरी गुड। डीप वाटर जो है वो रीफ बिल्डिंग नहीं होते, वो वैसे के वैसे ही जो होते हैं पेल कलर के होने वाले हैं, उनके अराउंड वाइब्रेंट इकोसिस्टम भी नहीं बनता, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप भी नहीं होने वाला। अगर उनको खाना खाना है तो वो अपने टेंटिकल्स के थ्रू ही किसी ना किसी जो ऑर्गेनिज्म है उसको कैप्चर करने वाला है। राइट है जी? तो रीफ बिल्डिंग कोरल सारे नहीं होते, कुछ ही होते हैं। और रीफ बिल्डिंग के लिए किस चीज को यूज करते हैं? ACC, अंबुजा सीमेंट नहीं, CaCO थ्रू। ठीक है भाई। तो ये लोग क्या करते हैं, कैल्शियम और कार्बोनेट आयंस को कैप्चर करते हैं सी से। सी वाटर में कैल्शियम आयंस होने वाले हैं खूब सारे, सॉल्ट कंटेंट होता है, ये भी सॉल्ट का ही कंटेंट है, और कार्बोनेट आयंस भी होने वाले हैं, उनको कैप्चर करते हैं और उससे बनाते हैं CaCO3। उसको फिर ये सिक्रीट करते हैं अपनी बॉडी से। वो सिक्रीट होगा तो इनकी बॉडी के अराउंड एक हार्ड स्केलेटन बनना शुरू हो जाएगा। उसके बाद चाहे कोरल मर जाए लेकिन वो स्केलेटन बचने वाला है, उस पे कोई और कोरल आके घर बना लेगा। तो ऐसे करते करते लेयर्स बनती जाएंगी और एक कॉलोनी बन जाएगी। राइट है? जब ओशियनिक एसिडिफिकेशन की बात करते हैं तो इसीलिए हम यहाँ पे बात करते हैं कि यार जब ओशियन एसिडिफिकेशन का केस बनता है तो कार्बोनेट आयंस जो हैं इनकी अवेलेबिलिटी कम हो जाती है और बाइकार्बोनेट आयंस बढ़ जाते हैं। तो बाइकार्बोनेट आयंस यहाँ पे काम ही नहीं होने वाले। क्लियर है जी? डन है, बिल्कुल सही बात है। इंडिया के पर्सपेक्टिव से बताना जरा मेरे को कि कोरल्स कहाँ कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। गल्फ ऑफ खंबात, अभी तो बोला आपने गुजरात। बिल्कुल सही बात है भाई। अगर मैप बनाए इंडिया का, ये जो पार्ट बन रहा है ये है गल्फ ऑफ कच्छ वाला, ये बन रहा है गल्फ ऑफ खंबात। यहां पे कोरल्स मौजूद हैं, यहां नहीं। देन लक्षद्वीप आइलैंड, देन गल्फ ऑफ मन्नार यहां पे हैं, देन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स यहां पे हैं, और इसके साथ साथ कुछ कोरल्स आपको यहां पे महाराष्ट्र की कोस्ट पे भी मिल जाएंगे, पर्टिकुलरली मालवान रीजन। नो आइडिया सर। फिर 2021 के जो आपका PCS प्रीलिम्स हुआ था उसमें बायोरॉक टेक्नोलॉजी पे क्वेश्चन पूछा था, वो कोरल्स के रिस्टोरेशन के साथ ही जुड़ी हुई है। गल्फ ऑफ कच्छ के अराउंड कुछ कोरल्स को रिस्टोर किया गया था यूजिंग बायोरॉक टेक्नोलॉजी। एक स्टील की केज बनाया गया था और उसके अराउंड फिर कैल्शियम कार्बोनेट की सिक्रीशन करवानी शुरू की थी कि यार एक रीफ बिल्डिंग मटेरियल यहाँ पे आ जाए, उसको फिर कोरल्स कॉलोनाइज करना शुरू करते हैं। क्लियर है जी? डन।
मत्स्य संपदा योजना के तहत भी कुछ ਆਪਾਂ बायोरॉक टेक्नोलॉजी ਨੂੰ यूज कर रहे हैं जिथे इतने पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, डन, वेरी गुड। नेक्स्ट, हुलंगपर गिबन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब पहले मैं फोटो लगवा के लाया हूं आज इसकी, ठीक है। अब तसल्ली से देख लो, देखने में क्या लग रहे हैं? बंदर लग रहे हैं? अरे भाई साहब, एप्स हैं। आप बोलोगे एप्स क्या होता है? वो भी बंदर होता है, इंसान भी बंदर है ना। अगर हम यहाँ पे बात करें होलंगपार गिबन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की, सबसे पहले हमने जानना है कि इसकी लोकेशन कहाँ पे है। असम। कहाँ पे है जी? असम। न्यूज क्यों आई है? न्यूज आई है कि भाई यहाँ पे स्टैंडिंग कमेटी ऑफ नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ ने अप्रूव कर दिया है कोई यहाँ पे ऑयल एक्सप्लोरेशन का प्रोजेक्ट, इसके इको सेंसिटिव जोन के अराउंड, इस सेंचुरी के इको सेंसिटिव जोन के अराउंड ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन के प्रोजेक्ट को यहाँ पे मंजूरी मिल चुकी है। और किसने दी है? स्टैंडिंग कमेटी ऑफ नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ। क्या हमने इसको अपनी क्लासेस में कवर किया है? नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ को क्या स्टैंडिंग कमेटी ऑफ नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ को कवर किया है? शायद। नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ चेयरमैन कौन है और कितनी बार मिलते हैं वो? अभी रिसेंटली मिले थे, उससे पहले कब मिले थे? जब मैं छोटा बच्चा होता था। तो एक स्टैंडिंग कमेटी बनाएगी कि भाई स्टैंडिंग कमेटी वो ज्यादा ऑफनली मिल सकती है, सब कुछ कर सकती है। नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ ने कुछ पावर स्टैंडिंग कमेटी को दे रखी है, तत्काल मिल सकती है वो। तो इसके जो चेयरमैन है स्टैंडिंग कमेटी के, वो हैं आपके मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ये सेंचुरी फेमस है फॉर होलॉक गिबन्स। होलॉक गिबन्स जो आप यहां पे देख पा रहे हो, होलॉक गिबन्स। इंडिया में अगर एप्स की बात करें, एप्स बहुत टाइप के हो सकते हैं, गोरिल्ला हो सकता है, औरंगटेन हो सकता है, ठीक है। तो अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। तो इंडिया में अगर पर्टिकुलर टाइप का एप पाया जाता है तो ये पाया जाता है होलॉक गिबन, और ये फास्टेस्ट होते हैं, राइट। इंडिया में प्राइमरीली दो टाइप के पाए जाते हैं, वेस्टर्न और ईस्टर्न होलॉक गिबन। वेस्टर्न की अगर बात करोगे, वेस्टर्न होलॉक गिबन, इसका स्टेटस बनता है इंडेंजर्ड, IUCN स्टेटस इसका बनता है इंडेंजर्ड। ईस्टर्न का बनता है वल्नरेबल, और ये पाए जाते हैं नॉर्थ ईस्ट इंडिया के आसपास ही, बाकी मेनलैंड इंडिया में नहीं पाए जाते। डन है जी। ईस्टर्न का वल्नरेबल है, डन। नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया में पाए जाते हैं, इंक्लूडिंग बांग्लादेश, म्यांमार, वहां पे पाए जाते हैं। इस साइड कहीं नहीं पाए जाते। डन है जी, पक्का। चलो नेक्स्ट, शिकारी देवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये है मंडी, हिमाचल प्रदेश। न्यूज किस प्रोस्पेक्ट में आई है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज डेजिग्नेटेड एरियाज अराउंड शिकारी देवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एज इको सेंसिटिव जोन्स। इको सेंसिटिव जोन्स, ESZ। क्या इसको हमने क्लास में कवर किया है? इको सेंसिटिव जोन्स, बिल्कुल सही बात है। पर्पस क्या होता है इसका? बिल्कुल सही बात, बफर क्रिएट करना है, किसी एक सेंसिटिव एरिया के अराउंड बफर क्रिएट करना है, ताकि जहां पे आप ह्यूमन एक्टिविटीज को रेगुलेट भी कर सकते हो। इंश्योर करना है कि डायरेक्ट सड़क आपके सेंसिटिव एरिया तक ना पहुंच जाए, नहीं तो लोग वहां पे पार्टी करने भी आ जाएंगे, उनको दूर पार्टी करवानी है। तो इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर किया जाता है, किस एक्ट के तहत किया जाता है?
कौन बोल रहा है? ईपीए, हाँ जी। इको सेंसिटिव जोन किस एक्ट के तहत डिक्लेयर किए जाते हैं? मिलियन डॉलर क्वेश्चन है। हाँ, ईपीए, ईपीए, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986। इसके तहत सेंट्रल गवर्नमेंट डिक्लेयर कर देती है, सेंट्रल गवर्नमेंट, किसी नेशनल पार्क के अराउंड एरिया बन गया, किसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अराउंड एरिया बन गया, या वैसे भी एक डिस्कशन चल रही है अब तक वेस्टर्न घाट्स को इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर करने की। याद है कस्तूरी रंगन कमेटी, गडगिल कमेटी, उन्होंने अलग अलग परसेंटेज में एरिया को बोल रखा है कि यार इसको इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर करो। करना सेंट्रल गवर्नमेंट ने ही है, बस वो परमिशन वगैरह ले रहे हैं स्टेट की, भाई देख लो आपको कितना सही लगता है कितना नहीं लगता। करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट। डन है जी। और एक बात और बता देता हूं आपको कि इस एक्ट में कहीं नहीं लिखा हुआ वर्ड इको सेंसिटिव जोन। हालांकि डिक्लेयर इसी एक्ट के तहत किया जा रहा है, लेकिन इस एक्ट में कहीं भी नाम नहीं लिखा गया इको सेंसिटिव जोन। इस एक्ट में भाषा ऐसे लिखी गई है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को लग रहा है अगर किसी एक रीजन को कंजर्वेशन के पर्सपेक्टिव से उसमें आपने ह्यूमन एक्टिविटीज को रेगुलेट करना कर सकते हैं, लेकिन इस वर्ड का जिक्र कहीं भी नहीं हुआ है। फिलॉसफी है, वर्ड नहीं है। डन है जी। तो ऐसे अक्सर क्वेश्चन आ जाते हैं पॉलिटी में, जो पूछते हैं कि फलानी फलानी चीज कॉन्स्टिट्यूशन में है या नहीं है। इस बार भी आ रखे थे। क्लियर, चले आगे। नेक्स्ट, इंडिया कोस्ट लाइन रिकैलकुलेटेड। एनसीईआरटी इतना बोलती थी, अब हम बोलते हैं 11,098 किलोमीटर रिकैलकुलेट की गई है। तो अब इस पे सहमति भी बना ली है, बहुत टाइम से सहमति नहीं बनी थी इस पे। डिफेंस मिनिस्ट्री अलग बोलती थी, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स अलग बोलती थी, तो अब सहमति बना ली है। तो अब ऑफिशियली हमारी जो कोस्ट लाइन है उसकी लेंथ बन चुकी है 11,098 किलोमीटर। ऐसा नहीं है कि इंडिया लंबा हो गया, नहीं भाई ठीक है, वो वैसे के वैसे ही है। मेजरमेंट टेक्निक्स में इंप्रूवमेंट हो गई है, या हमने कोई चीज कब्जा कर ली, अगर करेंगे भी तो वो कोस्ट लाइन वाला पार्ट तो नहीं होगा, ठीक है। तो मेजरमेंट की जो टेक्निक्स हैं उनमें इंप्रूवमेंट हुई है। क्लियर। मेरा क्वेश्चन आपसे बड़ा सिंपल सा है, जवाब दे दोगे मुझे पता है। आउट ऑफ ऑल द कोस्टल स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज आई एम सेइंग, लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन किसकी है? गुजरात। क्वेश्चन समझ आ गया मेरा? आउट ऑफ ऑल द कोस्टल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन किसकी है? आउट ऑफ ऑल द कोस्टल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन किसकी है? क्वेश्चन में तो मैंने दो चीजें पूछी हैं, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, ठीक है। अगर स्टेट्स की बात करोगे तो सबसे ज्यादा लंबी कोस्ट लाइन किसकी है? गुजरात की। फिर किसकी आने वाली है? आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु? जहां तक मुझे लगता है तमिलनाडु है, तमिलनाडु है जी। फिर आंध्र प्रदेश, फिर महाराष्ट्र। फिर है जी। तो ये बेसिक से क्वेश्चन है, इनको गलत नहीं करना हम। चले आगे। नेक्स्ट, पोलर वोर्टेक्स। अबे लास्ट टॉपिक है, इसको समझाने में टाइम लगेगा मेरे को। पोलर वोर्टेक्स, आपने जनवरी के आसपास अगर सोशल मीडिया पे आप लोग एक्टिव हो तो क्या आपने कुछ विंटर स्टॉर्म की रील्स वगैरह देखी थी? नहीं कुछ बोलूंगा अगर सोशल मीडिया पे एक्टिव हो। देखी थी? बहुत एक्टिव हो आप। यहां पे हम बात करने वाले हैं आर्कटिक ब्लास्ट की।
इसको समय लेते हैं थोड़ा सा, पोलर वोर्टेक्स की भी बात करेंगे। कंसेप्ट के तौर पे प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है और इंफॉर्मेशन के तौर पे हम इसको मेंस में यूज कर सकते हैं। अब एक बात बताना पहले मेरे को, जेट स्ट्रीम्स कैसे चल रही हैं, जेट स्ट्रीम्स थोड़ी सी क्लैरिटी है? नहीं, जेट स्ट्रीम चल कैसे रही है, बन कैसे रही है, क्लैरिटी है थोड़ी सी? जेट स्ट्रीम मतलब हायर अप एटमॉस्फेयर की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, उसमें एक बैंड है हवा का जो चल रहा है, हाई वेलोसिटी के साथ चल रहा है। क्लियर है जी? तो वैसा ही एक जेट स्ट्रीम या हवा का बैंड की बात करें हम यहाँ पे, तो पोलर एरियाज में भी ऑपरेट करता है, जिसको बोलते हैं पोलर जेट स्ट्रीम। जिसको नहीं पता 2 मिनट लगा के समझा देता हूं। बिकॉज ऑफ अर्थ रोटेशन, अर्थ पे एक कोरियोलिस इफेक्ट देखने को मिलता है। कोरियोलिस इफेक्ट, कोरियोलिस इफेक्ट क्या करता है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में कोई भी ऑब्जेक्ट को टुवर्ड्स राइट मोड़ देता है, सदर्न हेमिस्फेयर में टुवर्ड्स लेफ्ट मोड़ देगा। क्लियर है जी? तो होता क्या है, अब हायर एटमॉस्फेयर की बात करते हैं यहाँ पे, जो एरियाज होंगे 40 डिग्री नॉर्थ, 50 डिग्री नॉर्थ वर्सेस 60 डिग्री नॉर्थ। 60 डिग्री नॉर्थ मतलब क्लोज टू पोल्स, क्या वहां पे ठंड होने वाली है? बिल्कुल होने वाली है। क्या अगर मैं बात करूं हवा की वॉल्यूम की बात कर लूं, चलो 40 डिग्री और 50 डिग्री के अराउंड, नॉर्थ के अराउंड, क्या हवा गर्म होगी रिलेटिवली? ये 60 डिग्री वाला पार्ट आ गया जी, ये 40 डिग्री 50 डिग्री वाला, क्या ये हायर हाइट तक ऊपर जा सकती है? ये यहां तक ही जा पाएगी, ठंडी है यार, गर्म हवा ऊपर तक जा सकती है, ठंडी नहीं जाने वाली। अब हायर एटमॉस्फेयर की बात कर रहे हैं, क्या ऐसा नहीं लग रहा कि यहाँ पे हवा इकट्ठी हो चुकी है और यहाँ पे है नहीं? तो क्या एक प्रेशर बनने वाला है, प्रेशर ग्रेडियंट बिल्कुल बन रहा है, प्रेशर ग्रेडियंट ऐसे एक्ट कर रहा है। तो हवा की टेंडेंसी है ऐसे जाने की, बिल्कुल सही बात है। अगर अर्थ स्टेशनरी होती, अगर रोटेट ना कर रही होती तो भाई हवा ने ऐसे ही जाना था, लेकिन अर्थ तो घूम रही है, हवा ने जाना इस साइड था, ऐसे जाना शुरू किया, लेकिन कोरियोलिस इफेक्ट बोलता कि रुको भाई, तुमको हमने राइट वाली साइड मोड़ देना है। कोरियोलिस इफेक्ट टुवर्ड्स राइट मोड़ देगा, मुड़ गया। तो अब एक विंड चलना शुरू हो चुकी है जो कि पैरेलल चल रही है यहाँ पे, और वो परपेंडिकुलर चल रही है टू प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, जियोस्ट्रॉफिक विंड बन चुकी है। अब वही जियोस्ट्रॉफिक विंड क्या है, जेट स्ट्रीम है, जो यहाँ पे चल रही है। क्लियर है जी? इसके साथ ही जुड़ा अब यही फॉर्मेशन का प्रोसेस यही है, फॉर्मेशन का प्रोसेस यही है। यहां पे पोलर एरियाज में, बिल्कुल पोलर एरियाज के पास कुछ वॉर्टेक्स बन जाएगा, पोलर वॉर्टेक्स। पोलर वॉर्टेक्स के बारे में आपको बताऊं तो वो एक लो प्रेशर रीजन है, लो प्रेशर रीजन है, लेकिन है कहां पे, हायर ट्रोपोस्फेयर में और हायर स्ट्रेटोस्फेयर में। ट्रोपोस्फेयर के बाद स्ट्रेटोस्फेयर आने वाला है, वहां पे है, लो प्रेशर रीजन है। लो प्रेशर रीजन इसलिए कि भाई जितनी भी ठंडी हवा होगी वो तो जमीन के पास सिंक कर जाएगी, ऊपर तो खाली होने वाला है। ऊपर की ही बात कर रहे हैं हम, ट्रोपोस्फेयर की बात कर रहे हैं, स्ट्रेटोस्फेयर की बात कर रहे हैं, वहां पे हवा की डेंसिटी नहीं होने वाली, वहां पे ऐसा लगेगा कि खालीपन है, खलाव है, तो इसलिए हम उसको लो प्रेशर रीजन बोल रहे हैं। उससे खलावन भरने वास्ते 40 डिग्री 50 डिग्री 60 डिग्री नॉर्थ तो हवा जाने की कोशिश करूंगी, लेकिन क्या वो भर पाएगी? नहीं भर पाएगी। कोरियोलिस इफेक्ट बोलेगा फिर से भाई तुमको घुमाना शुरू कर देना। तो यहां पे भी हमें एक सिस्टम देखने को मिलेगा जो ऐसे घूम रहा है। इमेजिन कि ये अर्थ का शेप है, यहां पे ये टॉप वाला पार्ट पोलर वाला पार्ट है, नॉर्थ पोल, इसके अराउंड एक हवा ऐसे घूम रही है हायर एटमॉस्फेयर में, पोलर वॉर्टेक्स। सही है जी? यहां पे थोड़ा नीचे ऑल्टीट्यूड की भी बात करें, 8 से 10 किलोमीटर के आसपास चल रही है कौन सी, जेट स्ट्रीम। जब मैं 15 किलोमीटर की बात कर रहा हूं, 20 किलोमीटर की बात कर रहा हूं, वहां पे क्या है, पोलर वॉर्टेक्स। क्लियर है जी? तो साइक्लोन की फॉर्म में घूम रहा है वो, लेकिन अपने आप में लो प्रेशर जोन है क्योंकि हवा की डेंसिटी कम है वहां पे।
और एक्सट्रीमली कोल्ड इन्वायरमेंट है वो, क्योंकि हम देखते हैं कि पोल्स के केस में 6 महीने सूरज नहीं आने वाला, बिल्कुल जनरल केस ले रहे हैं हम, तो ठंडा होने वाला पूरा पार्ट। क्लियर है जी। और ये हाई वेलोसिटी के साथ रोटेट कर रहा है। बचपन में आपने लेट्स से कोई लट्टू घुमाया होगा, जब वो तेज घूम रहा होता है, बिल्कुल तेज घूम रहा है, तो वो अपनी जगह पे घूम रहा है, ऐसे ही घूम रहा है। लेकिन जब उसकी स्पीड स्लो होने वाली है तो वो कुछ ऐसे भी घूम जाएगा, ऐसे भी घूम जाएगा, ऐसे भी घूम जाएगा, ऐसे भी घूम जाएगा, बॉबल करना शुरू कर देगा वो। तो सेम केस बनता है जेट स्ट्रीम के केस में भी और पोलर वर्टेक्स के केस में भी। जब ये तेज घूम रही है बिल्कुल, तब एक छोटे से एरिया में घूम रही है, लेकिन जब ये स्लो डाउन होने वाली है तो ये मेंडरिंग दिखाने वाली जेट स्ट्रीम मेरे को मेंडर करती जाएगी, ऐसे जैसे आपका लट्टू घूमता है, कभी इधर जा रहा है कभी उधर जा रहा है। सिंपल यार, वही एनालॉजी है। जब तेज है अपनी जगह पे घूम रहा है, लेकिन जब स्लो हुआ तो जेट स्ट्रीम भी मेंडर करना शुरू कर देगी। और मेंडरिंग जेट स्ट्रीम को क्या बोलते हैं? रॉसबी वेव्स। रॉसबी वेव्स। रॉसबी वेव्स, मेंडरिंग जेट स्ट्रीम। मतलब अभी मैं इसको ऐसे दिखा रहा हूं, जब ये मेंडर करना शुरू करेगी तो ऐसे कुछ दिखाऊंगा उसको, ऐसे स्लो डाउन हो चुकी है। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि ये जेट स्ट्रीम या इसके ऊपर वाला पोलर वॉर्टेक्स जो है यहां पे, ये स्लो डाउन कब हो सकता है? ठीक है जी, मैं पूछ रहा हूं, पहले जेट स्ट्रीम ठीक चल रही है, घूम रही है ऐसे, उसके ऊपर पोलर वॉर्टेक्स भी ऐसे ही घूम रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मैं बोल रहा हूं कि यार कुछ हुआ है कि स्लो डाउन होना शुरू हो गया, ये जेट स्ट्रीम भी स्लो चल रही है, अब उसके ऊपर जो है पोलर वॉर्टेक्स है वो भी फैलता जा रहा है, स्लो होता जा रहा है। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि क्या कारण हो सकते हैं इसके? प्रेशर का डिफरेंस कम हो रहा है, क्या कारण हो सकता है उसका? टेम्परेचर राइज, वेरी गुड। क्योंकि यार यहां पे क्या था, एक्सट्रीमली कोल्ड इन्वायरमेंट था। जितना कोल्ड इन्वायरमेंट होगा उतनी हवा नीचे सिंक करके रहेगी, उतना यहां पे ऊपर हायर एटमॉस्फेयर में लो प्रेशर बनने वाला है। तो जब दो लैटिट्यूड्स के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस कम होने वाला है, तो इसकी जो इंटेंसिटी है प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स की, वो भी कम होने वाली। तो यहां पे मुझे देखने को मिलेगा कि अब ये जो पोलर वॉर्टेक्स है, पहले बड़ी तेज घूम रहा था शक्तिमान की तरह अपनी जगह पे, अब नहीं घूमने वाला। अब कुछ यहाँ पे जाएगा, कुछ यहाँ पे जाएगा, कुछ यहाँ जाएगा, और अपने साथ ही अगेन जेट स्ट्रीम भी इसको ऐसे ही घूमने वाली। तो यहाँ पे पोलर वॉर्टेक्स की भी डिस्टॉर्शन हो जाएगी। और साथ के साथ जेट स्ट्रीम की एक्सेसिव मेंडरिंग देखने को मिल रही है। मेंडरिंग, सही बात है जी। अब सोचो जरा, जेट स्ट्रीम से उस साइड क्या हवा ठंडी थी? जेट स्ट्रीम के नॉर्थ वाले पास से हवा ठंडी सीगी, बिल्कुल। तब मान लो हुण जेडी आह मेंडर हो रही है, हुण इनू भुल जाओ। अब क्या ये ठंडी हवा यहां तक आ सकती है? बिल्कुल आ सकती है यार। गर्म हवा ऊपर तक जा रही है, क्योंकि यहां तो गर्म हवा है, यहां पे ठंडी हवा है। तो यहां पे मान लो कोई कंट्री है जिसका नाम है अमेरिका, उसका कोई शहर है मान लो न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन। क्या वहां पे अब बहुत ज्यादा एक्सट्रीम कोल्ड एक क्लाइमेटिक कंडीशन देखने को मिल सकती है? बिल्कुल। वहां पे बर्फीले तूफान आ सकते हैं बिकॉज ऑफ आर्कटिक ब्लास्ट। इस फिनोमिना को बोलते हैं आर्कटिक ब्लास्ट, जहां पे आपका जो ये पोलर वॉर्टेक्स है वो डिस्टॉर्ट हो चुका है, उसके साथ जुड़ी हुई जो जेट स्ट्रीम है वो भी डिस्टॉर्ट हो चुकी है, मेंडर करना शुरू कर दिया उसने बहुत ज्यादा, और उसकी वजह से कोल्ड एयर जो थी आर्कटिक एरियाज में कंसंट्रेटेड थी, अब वो नीचे लोअर लैटिट्यूड तक आना शुरू करती है। क्लियर है जी। तो कल जनवरी पार्ट 1 में ही हमने बात की थी हाइड्रो क्लाइमेटिक विप्लैश की। उसकी वजह से क्या हो रहा था, वेस्टर्न पार्ट में वाइल्ड फायर देखने को मिल रही थी इसी टाइम के अराउंड, और ईस्टर्न पार्ट ऑफ अमेरिका में हमें यहां पे देखने को मिल रहे हैं तूफान। परफेक्ट केस ऑफ क्लाइमेट चेंज, जहां पे आप बोलते हो कि एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स भी कोएग्जिस्ट कर रहे हैं।
वहां पे गर्मी इतनी ज्यादा पड़ रही है, आग लगी हुई है बुरी तरीके से। यहाँ पे लोग सर्वाइव नहीं कर पा रहे क्योंकि तूफान आया पड़ा बर्फीला। क्लियर है जी। तो सेम जब हम बात करते हैं मानसून के केस में भी, कि कुछ राज्यों में इतनी ज्यादा बरसात हो रही होगी लेकिन बाकी पंजाब जैसे हरियाणा हो गया, यहाँ पे सूखा पड़ सकता है। डन। तो दैट्स इट। कोई डाउट हो जी किसी को? डन। थैंक यू वेरी मच। ये हमारे जनवरी के करंट अफेयर्स पूरे हो चुके हैं। ठीक है जी। एक बार देख लेता हूँ कोई लास्ट स्लाइड ना बची हो। जहाँ तक मुझे लगता है पूरा हो चुका है। हाँ, थैंक यू रह गया था। थैंक यू वेरी मच।